हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कौन कौन से अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आज वो स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड जो अपने फॉर्मूलेज हैं उसकी आज अपन कह सकते हैं स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक आपको दिया है इसके अंदर डिफरेंट मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सबसे पहला इसका टॉपिक आता है। अगर किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाते हैं तो सांद्रता को दर्शाने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या है कि विलयन की सांद्रता होती है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए हम कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी विधियाँ इनका प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या क्या, जैसे बात है आपके पास जो है एक तो आपको दिया है एम, एक आपको स्मॉल एम, एक आपका एक्स, एक होता है परसेंटेज, एक होता है ppm और एक होता है n। इतने आपको दिए इसमें। पहले इसका नाम बताते हैं। इस m का नाम होता है मोलरिटी या मोलरता। स्मॉल m क्या होती है? मोलरिटी, मोलरता। x अपना मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन दिया इसमें। ये आपको दिया परसेंटेज, ये होती है ppm जिसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। और लास्ट का आपको दिया है n क्या होती है? नॉर्मलता। सबसे पहले हमको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए कि इस पर बेसिक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके लिए क्या चाहिए हमको? फॉर्मूले। और अगर फॉर्मूला पता हो तो उसी के बेस से कह सकते हैं वी कैन डिफाइन द टर्म। हमारे पास जो टर्म होगी उस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आपको पहले m का दिया है। इसमें m का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब विलेय मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो हमारे पास जो m दिया है मोलरता, इस मोलरता का फॉर्मूला क्या बना कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। इस फॉर्मूले से इसका मात्रक बन जाएगा यूनिट। इसकी यूनिट क्या बनती है? मोल पर लीटर। ये इसकी बन जाएगी, इसकी यहाँ पर यूनिट। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला काम करता है m1v1 इक्वल m2v2। दूसरा एक और काम करता है m इक्वल p इंटू डी इंटू 10 अपॉन आपको दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको दिया है। तो अपने तीन फॉर्मूले काम हो गए। पहला विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। इसका मात्रक क्या बना? मोल प्रति लीटर। एक और फॉर्मूला क्या है भाई? m1v1 इक्वल टू m2v2। ये कब काम करेगा? जब हमारे पास विलयन क्या होगा? तनु विलयन होगा। तनु विलयन कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसके अंदर कह सकते हैं वी आर एडिंग वाटर। हमने क्या किया? जो सॉल्यूशन लिया उसमें क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। तो m1v1 मोलरता आयतन पानी मिलाने से पहले, और m2v2 होती है मोलरता आयतन पानी मिलाने के बाद। ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा जो अपना फॉर्मूला आपको दिया है p इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मतलब p इंटू डी इंटू 10 अपॉन विलेय के हमारे पास क्या होता है? इसका अणुभार। p इसमें क्या होती है भाई? द्रव्यमान प्रतिशत कह सकते हैं भाई, मास परसेंटेज। d अपनी क्या होती है? डेंसिटी।
तो हमेशा जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, विलयन की होती है, विलयन का घनत्व होता है। m इसमें आपकी मोलरता है और एक होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब कह सकते हैं विलेय का अणुभार। तो कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हर एक की कंडीशन होती है। और एक और ध्यान रखना इसमें विशेषकर आता है कि m जो होता है हमारे पास, m हमारे पास क्या दिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t, ये हमारे पास है। मतलब मोलरता ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जिसके फॉर्मूले में आयतन होगा, फॉर्मूला कोई सा भी होगा, वो हमेशा कह सकते हैं ताप से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये कह सकते हैं मोलरता क्या होती है भाई, जो हमारे पास मोलरता होती है वो मोलरता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो आपका पहला टर्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरा आता है। दूसरा हमारे पास स्मॉल m होगा भाई, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मतलब विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो ये कह सकते हैं हमारा स्मॉल m का फॉर्मूला क्या हुआ कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में। इस फॉर्मूले से इसका मात्रक बनेगा। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसमें मोल प्रति किलोग्राम। और इस पर कह सकते हैं हमारे पास आयतन नहीं है, तो इसके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो मोललता होती है, इस मोललता के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दोनों का भी संबंध होता है। एक m दिया है, स्मॉल m, तो कैपिटल M कैसे निकालेंगे। यहाँ पर संबंध हमारे पास क्या होगा, m इक्वल m अपॉन d माइनस m b अपॉन कितना हो गया, 1000। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है। तो m कितना हो जाएगा, m अपॉन d माइनस m b अपॉन 1000। d यहाँ पर कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, m b क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। एक और ध्यान रखना है भाई, हमारे पास पूरे यूनिट में अगर आपको b दिया है, b किसके लिए आता है, सॉल्यूट के लिए आता है, विलेय के लिए। a किसके लिए आता है, सॉल्वेंट होगा, a अपना ब्लैक के लिए आता है। m आता है भाई अणुभार के लिए, और w आता है उसके सिंपली वेट या भार के लिए आता है। तो पूरी यूनिट में जहाँ पर अपना टर्म b आ गया, b माने सॉल्यूट, विलेय। a किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ब्लैक के लिए होता है। m इसका अणुभार होता है, और b इसमें w क्या होगा, जैसे w भी कह दिया तो इसको पढ़ते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और MA होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरीके से अपने दो फार्मूले, एक अपना m का, एक अपना स्मॉल m का, और ये दोनों क्या बनता है, रिलेशन। इससे क्या होगा, स्मॉल m दिया तो कैपिटल m निकाल लेंगे, और कैपिटल M दिया होगा तो स्मॉल m निकाल लेंगे। D यहाँ पर डेंसिटी होती है सॉल्यूशन की, और MB होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इतना पहले आप नोट करें। दोबारा ले लो, दोबारा ले लो पूरा स्टार्टिंग में यहीं से। अच्छा रूम। अगला देखिए, जो आपका टर्म आता है x को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल प्रवास। ये दिया इसमें x का। तो x का फॉर्मूला क्या हुआ,
मीटर आया वो देख लो। वो तो वैसे ही लगा देना। देखिए तो इसमें क्या हुआ, इसमें से हमारे पास कि x का फॉर्मूला x से कितना हुआ एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गया, एक्स बी का फॉर्मूला क्या हुआ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गया। तो जिसका निकालते हैं मोल प्रभाज्य उसी के मोल लेके चलते हैं, अपॉन में होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कह सकते हैं हमारे पास जो है भाई ये एक्स ए का फॉर्मूला है, ये एक्स बी का फॉर्मूला है। अगर दोनों का हम टोटल निकालेंगे तो एक्स प्ले प्लस एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे हमारा न्यूमेरिकल चेक हो जाता है कि मोल प्रभाज्य का योग चाहे अपने 2 घटक होते हैं चाहे अपने 3 घटक होते हैं, मोल प्रभाज्य का योग 3 के बराबर कह सकते हैं हमारे पास ओनली 1 के इक्वल होता है। अगर 3 घटक होंगे तो क्या लिखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल 1, 2 दिए तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। इससे हमारे पास ये चेक हो जाता है कि हमने जो न्यूमेरिकल किया वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, और एक नया फॉर्मूला बन जाता है। तो एक्स से दिया है एक्स भी निकालना हो तो 1 माइनस के एक्स से कर लेंगे। मतलब अगर हमारे पास एक का दिया है मोल फ्रैक्शन, आप दूसरे को निकालना चाहते हैं तो आप 1 में से कह सकते हैं उसको माइनस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए परसेंटेज होती है, परसेंटेज आपको निकालनी है जैसे भाई मास परसेंट, तो क्या बनेगा मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, और इनटू क्या कर देते हैं यहाँ पर भाई 100। इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो जिसका निकालना हो घटक का द्रव्यमान अपॉन कुल द्रव्यमान इंटू 100। आपसे कह दिया कि 10% NaCl, आगे लिखा होगा बाई मास, 10% हमारे पास NaCl है द्रव्यमान के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम NaCl जो होगा ये 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन द 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो जब भी अपनी परसेंटेज होती है या जो हमारे पास प्रतिशतता होती है परसेंटेज, ये परसेंटेज लिखा होगा कि मास के अकॉर्डिंग है या वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। अगर मास के अकॉर्डिंग होती है तो ग्राम का यूज करते हैं, अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होती है तो अपन पास कह सकते हैं आयतन होगा, और वो आयतन मतलब कह सकते हैं मिलीलीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए अपना एक और टर्म आता है, उसका नाम होता है ppm। फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, और इस मिलियन का टर्म होता है 10⁶। पहली बात तो इसका अपन यूज़ कब करते हैं, इसका यूज जब करेंगे जब हमारे पास विलयन तनु होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपन ने पानी मिला दिया तो विलयन हमारे पास तनु हो गया। तनु विलयन के अंदर क्या सकते हैं अपन ppm का प्रयोग करते हैं, और इसका मतलब होता है कि 10⁶ विलयन होगा। इसमें जितना घटक विलय का होता है, मतलब कुल विलयन कितना दिया है 10⁶ ग्राम। 10⁶ ग्राम विलयन में जो विलय की मात्रा होगी दिस इज कॉल्ड ppm, द पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास टोटल कितना दिया है 10⁶ ग्राम दिया है, उसमें हमारे पास जितना विलय का पार्ट होता है, जितनी विलय की मात्रा होती है, वही हमारा क्या बन जाएगा ppm। तो ये क्या बन जाएगा इसमें यहाँ पर ppm का फॉर्मूला, ppm आपको ए निकालना है जैसे हमारे पास, तो मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास, और इनटू कितना कर देंगे इसमें आप इसमें 10⁶, मतलब घटक का द्रव्यमान अपॉन कुल द्रव्यमान जो हो सकता है विलयन का, अपॉन इनटू कितना कर देंगे 10⁶ क्या हो जाएगा 6।
अब देखिए लास्ट में एक अपनी बची एन होती है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। एन का फॉर्मूला एन इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कह सकते हैं भाई एन का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में। तो एन का फॉर्मूला क्या है इसमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर। तो इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर आप एन को निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे फॉर्मूले इनको आपको लर्न करने हैं, क्योंकि किसी फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो इसके जो टर्म होते हैं, एक अपना मोलरता हो गई, एक अपनी मोललता हो गई, एक आपका मोल प्रभाज, एक अपने पास परसेंटेज, एक अपना ppm होता है और एक होती नॉर्मलता। इस तरीके से जितने टर्म होते हैं उससे कह सकते हैं वी कैन शो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आप किसी विलयन की सांद्रता को दर्शा सकते हैं। इसको आप नोट करें। अब देखिए इसके बाद एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ जो इसमें है, एक और अपना फॉर्मूला ध्यान रखना जो काम करता है, एक्स भी इक्वल जो है m अपॉन 1000 इंटू एम ए, मतलब मोल फ्रैक्शन और मोललता का संबंध। एक्स भी क्या है इसमें, विलेय का मोल प्रभाज, m क्या होती है, मोललिटी होती है, और m क्या बन जाएगा, कह सकते हैं विलायक का अणुभार। तो स्मॉल m दिया हो तो आप x भी निकाल लेंगे, या x भी दिया हो तो कह सकते हैं स्मॉल m को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है, ध्यान रखना इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका होता है P0A माइनस PA। एक फॉर्मूला रिलेटिव जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला P0A माइनस PA अपॉन P0A। अगला इसमें एक आपको दिया राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ। देखो सबसे पहले कोई समझिए आप इसमें वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग होती है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में कमी, कितना हमारा वाष्प दाब क्या हुआ, कम हुआ। इसका फॉर्मूला क्या है, P0A माइनस का PA। PA इसमें क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और P0 होता है विलायक का वाष्प दाब। तो ये कह सकते हैं हमारे पास P0 कितना दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, और हमारा जो PA है वो क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों का डिफरेंस
वो होता है वाष्प दाब में कमी या लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। एक और बात करते हैं भाई, उसका नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। जब किसी से भी कंपेयर करते हैं, किसी की सापेक्ष निकालते हैं, तो जब कंपेयर करते हैं तो उसका नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन माने कमी। वो क्या होगी? P0A माइनस का PA अपॉन P0A। हमने आपको टर्म पहले ही बता दिए। PA क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, और P0A क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये आपके दो फॉर्मूले। इसके बाद बनता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने क्या बता दिया, जैसे हमारे पास जो है अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये किसके लिए काम करता है? फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे द्रव हों जिनकी वेपर बनती है, जिसकी वाष्प बनती है। तो ऐसे द्रव होते हैं जिनकी वाष्प बनती है, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी वाष्प नहीं बनती है, उसको बोलते हैं अवाष्पशील। जैसे कॉमन साल्ट होता है। इस कॉमन साल्ट को हमने वाटर में डिजोल्व किया, फिर इसको हीट किया। जब इसको हीट करेंगे तो वेपर किसकी बनती है? आपकी वाटर की बनेगी। वेपर कभी कॉमन साल्ट की नहीं बनती है। ऐसी सेम किसका होता है भाई? शुगर का होता है। शुगर डिजोल्व इन द वाटर, हमारा सॉल्यूशन बना। तो ये कह सकते हैं हमारे पास जो शुगर होगी वो कह सकते हैं अवाष्पशील होती है, उसकी वाष्प नहीं बनती है। हम जो पढ़ रहे हैं, जो लॉ किसके लिए दिया? वॉलेटाइल लिक्विड के लिए दिया है भाई। हमारे पास जो लिक्विड होते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, आपका डीजल हुआ, ये दे कैन ईजिली चेंज इनटू द वेपर्स। इनकी तुरंत कह सकते हैं क्या होती है? दाब मतलब वाष्प यहाँ पर बन जाती है। तो इन्होंने क्या बता दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब विलयन का वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PA प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? XA। यहाँ से आपको मिलता है कि PA इक्वल टू होता है P0A XA। ए वाले के लिए फॉर्मूला काम करेगा भाई। अगर मान के चलो हमारे पास दूसरा विलयन क्या दिया है? आपको पहला A वाला दिया था, अब आपको B वाला दे दिया। तो B वाले में क्या बन जाएगा? इसमें PB प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? XB। और यहाँ से क्या बनेगा? PB इक्वल P0B XB। आपको डायरेक्ट इसमें रिजल्ट इसमें याद करना है। अगर निकालते हैं टोटल तो क्या बन जाएगा? P टोटल क्या बना? PA प्लस PB। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप इसमें। P0A XA प्लस P0B XB। ये वैल्यू किसकी आ गई? PA की आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई? PB की आ गई आप इसमें। तो PA कितना हुआ? P0 XA। PB कितना हुआ? P0B XB। और ये क्या लगेगा? टोटल दाब P टोटल। अब क्या कर सकते हो भाई? इसको या तो A की टर्म में या इसको B की टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा इसमें यहाँ पर कि P0A XA प्लस P0B XB की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस का XA। इसको लिया P0A XA ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस P0B XA। दोनों में से XA क्या आ गया? कॉमन। तो हमारे पास कितना बन जाएगा इसमें? P0A माइनस P0B XA प्लस P0B। ये आपका हो जाएगा P टोटल। देखिए दोबारा समझिए इसमें भाई। पहली बात तो लिक्विड कैसे दिए है? वॉलेटाइल है, जो इजीली वेपर में चेंज होते हैं, जिसकी आसानी से वाष्प बन जाती है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। विलयन का वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो PA प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? XA। इससे हमारा ये फॉर्मूला बना।
पी वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स वी। इससे हमारा ये फॉर्मूला बना। हमको निकालना है पी टोटल, कुल दाब। तो कुल दाब कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब क्या करोगे भाई, पी ए और पी वी की वैल्यू को रख दो यहाँ पर। पी ए की वैल्यू क्या है, पी जीरो एक्स है। पी वी की वैल्यू क्या है, पी जीरो भी एक्स वी है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पी टोटल इक्वल पी जीरो एक्स ए प्लस पी जीरो बी एक्स वी। इसको सॉल्व करना है या तो ए के टर्म में या फिर कह सकते हैं बी के टर्म में। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आपका एक्स ए आ गया। एक्स बी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस का एक्स ए, और ब्रैकेट को ओपन करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का जो नियम होता है उसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो ये आपके पास राउल्ट्स लॉ पढ़ना है इसमें यहाँ पर। इस तरीके से आपके और भी काफ़ी टॉपिक आएंगे, पहले इसको आप थोड़ा सा नोट करें। अब देखिए इसके बाद एक और बात करते हैं। एक और फॉर्मूला इसमें आता है, देखिए एक फॉर्मूला काम करेगा आपका पी जीरो ए माइनस का पी ए अपॉन पी जीरो ए इक्वल एक्स बी। मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। अब सुनो इसमें, जैसे भाई हमको दिया है अगला टॉपिक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको दिया। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, विलयन के गुण होती है। और ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन number of particles of solute and it does not depend upon the nature of the solute। विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इस गुण को बोलते हैं अणुसंख्यक गुण। तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है अणुसंख्यक गुण होता है। विलयन के वे गुण होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। आपको 4 पढ़ने इसमें यहाँ पर। पहला देखिए इसमें आता है, फर्स्ट जो है यहाँ पर नाम आपको लिख देते हैं। पहला आपको दिया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा आपको दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 की स्टडी है। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। और ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोलते हैं परासरण दाब। तो ये चारों क्या होते हैं, इसका नाम होता है अणुसंख्यक गुण
या इसी को बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्वेश्चन बनता है कि इन चारों से कह सकते हैं वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इन चारों प्रॉपर्टी से हम क्या निकाल सकते हैं, आवासशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो क्वेश्चन आपको ये बार बार रिपीट होता है, चार प्रॉपर्टी है, इन चारों प्रॉपर्टी से क्या मालूम करते हैं, द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो हमारे पास आवासशील विलेय होगा उसके लिए इसका मोलर मास, उसके कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, अणुभार निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पर इसमें सूत्र की स्थापना। तो चार अपने फॉर्मूले बनते हैं। पहला आपको निकालना है, जैसे हमारे पास मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आगे लिखा होगा वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दिया हमने। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या निकालना है आपको, मोलर मास निकालना है, और हेल्प अपन किसकी लेते हैं, वो यहाँ पर से रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो ये फॉर्मूला अपना काम कर जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है इसमें, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल क्या हो गया, XB का फॉर्मूला NB अपॉन NA प्लस NB, और NB मोलों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे यहाँ पर MB। तो पहले क्या लिखा, वही सेम फॉर्मूला यहाँ लिखा यहाँ पर। XB का फॉर्मूला क्या बना, NB अपॉन कितना हुआ, NA प्लस NB। NA NB मोल की संख्या है, NB का फॉर्मूला वही WB अपॉन MB हो जाएगा, NA का फॉर्मूला WA अपॉन MA, और यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक छोटी सी कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या होती है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हमारे पास क्या है तनु विलयन दिया है इसमें, मतलब ऐसा विलयन हो जिसे हमने पानी मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज क्या होगा कि WB अपॉन MB इज़ वेरी लेस देन WA अपॉन MA, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होगी, विलेय बहुत कम होंगे, विलय के समय बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा इसमें, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल WB अपॉन MB अपॉन जो है WA अपॉन MA, यह बन जाएगा WB MA अपॉन MBWA। अब देखिए भाई फॉर्मूला क्या बना, P0 माइनस का PA अपॉन P0A इक्वल WB MA अपॉन MBWA, मतलब पूरे फॉर्मूले हमारे पास कितनी टर्म हो गई, 6 टर्म हो गई। WB MA MB WA P0A और PA, तो पूरे फॉर्मूले हमारे पास टर्म कितनी आती है, 6 टर्म होती है, और 6 टर्म में से कोई सी आपको 5 टर्म के मान दिए जाएंगे जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द 6 टर्म। तो 6 में से 5 की वैल्यू दी जाती है, और 6वीं टर्म को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपना पहला टॉपिक क्या बन जाएगा इसमें, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। इतना पहले उसको आप नोट करें।
इसके बाद देखिए अगला आपको जो पढ़ना है वो आपको ये दिया इसमें अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी का नाम होता है इसमें एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगली यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम दिया इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मानी होती क्वथनांक में वृद्धि। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द सॉल्वेंट। विलयन का क्वथनांक हमेशा कह सकते क्या होता है, विलायक से ज़्यादा होता है। और जो वृद्धि हुई, जो आपका चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा सुनेंगे, इसमें जो भी चेंज होना वो किस में होना है, विलयन में होना है। चाहे वृद्धि हो, अगर अवनमन कह दिया तो क्या होती है, कमी होती है। तो जो परिवर्तन होगा वो हमेशा किस में होता है, विलयन में होता है। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा इसमें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट। इसका एक फॉर्मूला होता है जो है डेल्टा टीबी, क्या बना इसमें, टीबी माइनस T0B। टीबी क्या इसमें, जो हमारा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा भाई, और ये कह सकते हैं T0B ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा टीबी क्या है इसमें, यहाँ पर जो हमारा डेल्टा टीबी है वो होता है एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा टीबी इक्वल टीबी माइनस T0B। टीबी क्या होता है, विलयन का क्वथनांक, और T0B क्या होता है हमारे पास विलायक का क्या होता है यहाँ पर क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक अपने विलायक से ज़्यादा होता है। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि डेल्टा टीबी जो हुआ प्रोपोर्शनल टू m, और ये मिल जाएगा इसमें डेल्टा टीबी इक्वल KB इंटू m। और जो KB होता है, इस KB का नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। हमने क्या किया इसमें, इसको हटाएंगे साइन यहाँ पर तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर KB, और उस KB का नाम बन जाएगा इसमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब मोलल क्वथनांक यहाँ पर स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब देखिए वाटर के लिए, फॉर वाटर हमारे पास जो KB होता है, उस KB की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमारे पास KB दिया है जल के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। जल का आप याद रखें वाटर के लिए। इसके अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। तो वाटर के लिए जो हमारा KB होता है, इस KB की वैल्यू क्या होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब जो इससे हम क्या निकालते हैं, वही मोलर मास। देखिए मोलर मास हमको निकालना है, मोलर मास, और किसकी हेल्प से, वही हेल्प आप किसकी लेंगे, एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट। तो मोलर मास विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट।
हमने क्या पढ़ा इसमें, डेल्टा टी वी, इसका फॉर्मूला होता है के बी इंटू एम। तो अपन क्या लिख देंगे इस वहाँ पर, जैसे डेल्टा टी वी हो जाएगा इसमें के बी इंटू एम, इसको हमने क्या मान ली, इसमें इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर फर्स्ट, ये हमारे पास डेल्टा टी वी की हो गई। एम का लगा दो फॉर्मूला इसमें, एम का फॉर्मूला हमारे पास होगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। जो आपको दिया डब्ल्यू ए यहाँ पर ग्राम में होगा, इसी हमारा 1000 के जगह क्या आ गया यहाँ पर ऊपर आ गया। तो m का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। करना क्या अभी, इस स्मॉल m की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे इसकी वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा इसका, डेल्टा टी बी इक्वल के बी, एम कितना हुआ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और यहाँ से हमारे पास एम बी कितना बन जाएगा इसका, एम बी आपका बन जाएगा इस वहाँ पर एम बी इक्वल के बी डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये आपका मेन फार्मूला, जिससे आप क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम बी इक्वल के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ से हमारा मेन फार्मूला बन जाएगा इसमें। इसके अंदर टर्म कितनी होती है, 5 इसके अंदर क्या होती है, टर्म होती है। और जब 5 टर्म होंगी तो आपको 4 टर्म आपको दिए जाएंगी यहाँ पर, वी कैन फाइंड टर्म। तो पहले इसको आप इसमें नोट करें। बहुत है उमस बहुत सारी बीच में इसके बाद अगला टॉपिक इसमें आता है, जैसे भी जो है अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक लिख रहे हैं आप इसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में क्या होती, कमी होती है। इसका देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, इसका होगा डेल्टा टी एफ इक्वल जो होता है यहाँ पर जो है T0F माइनस TF। F किसके लिए आता है, फ्रीजिंग पॉइंट, और एक कह सकते हैं वही हमारे पास हिमांक होता है। ये किसके लिए, हमारे पास सॉल्वेंट, और ये किसके लिए होता है भाई, सॉल्यूशन। तो ये कह सकते हैं हमारे पास विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, विलयन का जो होता है हिमांक विलायक की तुलना में यहाँ पर कम होता है, और जो डेल्टा TF हुआ
इस डेल्टा टी एफ को बोलते हैं भाई डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक में अवनमन। यहाँ से एक फॉर्मूला बना इसमें, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एम, या डेल्टा टी एफ कितना हुआ के एफ इंटू एम। इस के एफ का नाम होता है वो यहाँ पर जो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। जो हमारे पास के एफ होगा तो के एफ का नाम होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। और जल के लिए जो के एफ होता है यहाँ पर, इस के एफ की वैल्यू कितनी जाएगी 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये किसके लिए आती है फॉर वाटर। तो जल के लिए हमारे पास जो के एफ हुआ, इस के एफ की वैल्यू कितनी होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इससे भी क्या निकालोगे भाई, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। वो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मोलर मास, और किसकी हेल्प होती है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ कितना हुआ के एफ इंटू एम, या डेल्टा टी एफ कितना हो गया के एफ, एम की वैल्यू इसमें डब्ल्यू बी 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और यहाँ से क्या निकाल सकते हो यहाँ पर एम बी। तो एम बी का जो फॉर्मूला आपका बनता है यहाँ पर, इसमें एम बी कितना हो गया के एफ डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारे पास मेन फार्मूला होगा इसमें यहाँ पर, किसके लिए मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अंदर भी क्या होती है वो यहाँ पर 5 टर्म होती है, 4 की वैल्यू आपको दी जाएगी और 5th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका एम बी कितना बना यहाँ पर, एम बी इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो आपके मोलर मास से कितने फॉर्मूले हो गए, 3 हो गए। पहला ये कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, दूसरा विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा होता है विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट। पहले इसको आप इतना नोट करें। अब देखिए इसके बाद एक और टॉपिक, एक और जो अपना टॉपिक आता है वो आपको दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अंदर अगला जो आपके पास टॉपिक है उसका नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, या इसको बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, एक होती क्रिया परासरण क्रिया, जिसमें जो होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब विलायक के कण किस में आते हैं, विलयन में। एक झिल्ली होती है उसका नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, बाय दिस मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास, तो उसका नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली।
तो जैसे विलायक के कण किस में आते हैं, विलयन में, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवेश करते हैं, वो क्रिया होती है परासरण क्रिया, और दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। हमको क्या करना है, परिणामी परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने क्या किया, एक बर्तन लिया इसमें, और उस बर्तन कह सकते हैं 2 हिस्से किए, बीच में क्या लगा दिया यहाँ पर, वही SPM, अर्धपारगम्य झिल्ली। एक तरफ क्या भर दिया, होता है सॉल्वेंट, एक तरफ क्या भर दिया, सॉल्यूशन, और यहाँ लगा दी इसमें आप, इसके ऊपर यहाँ पर पिस्टन, जिससे भी दाब डाल सकते हैं, उसको यहाँ पर प्रेस नीचे कर सकते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, विलायक के कण कहाँ जाएंगे, विलयन में जाएंगे। आपको करना क्या है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करना है, परासरण क्रिया को रोकना है। तो रोकने के लिए क्या किया, इसमें आप इस पिस्टन को भी दबाया, इसको प्रेस किया। प्रेस करने से क्या होगा, परासरण क्रिया रुक जाती है। तो जो मिनिमम हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब डालते हैं इस वहाँ पर, उसी दाब क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। इसका सिंबल क्या होता है, पाई, और इसमें एक इक्वेशन बनती है, इसका नाम होता है वांट हॉफ इक्वेशन। इसका ध्यान रखना, फॉर्मूला इसमें पाई वी इक्वल NRT, इसका नाम है वांट हॉफ इक्वेशन। पाई इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वी विलयन का आयतन, N मोलों की संख्या। अच्छा, मोल इसमें किसके होंगे, जो N होता है वो होता है NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। अब क्या बचा इसमें, R होता है, R अपना कांस्टेंट होगा, T इसमें टेम्परेचर होगा, वो भी किस में होता है, केल्विन में। तो ध्यान रखना भाई, पाई इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में होगा, V इसमें होता है सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होता है, N विलेय की मोलों की संख्या, R क्या होता है यहाँ पर, गैसीय तांग अपना कांस्टेंट होता है, और T अपना कह सकते हैं टेम्परेचर इन द केल्विन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अब क्या मिल जाएगा इसमें, पाई वी इक्वल NVRT, और यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो पाई वी कितना हो गया, WV/MVRT। यहाँ से MV निकाल लोगे इसमें यहाँ पर, तो फॉर्मूला होगा WV/RT/πP। ये भी आपका फॉर्मूला बहुत जगह इसमें काम आता है। तो MV का हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है WV/RT/πP। ये किसके लिए काम करेगा, वही मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये कह सकते हैं हम जो मोलर मास निकाल रहे हैं वो किसकी हेल्प से निकालते हैं, वही वांट हॉफ इक्वेशन। इस तरीके से अपने मोलर मास निकालने के अपने कह सकते हैं 4 फॉर्मूले पूरे डेरिवेशन कंप्लीट हो गए। अब देखिए इसका भाई लास्ट टॉपिक जो आता है इसमें यहाँ पर, वो होता है वांट हॉफ फैक्टर। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, एक होती है वांट ऑफ इक्वेशन, एक होता है वांट ऑफ फैक्टर, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, पाई वी इक्वल टू NRT होती है, और वांट ऑफ फैक्टर का सिंबल होता है यहाँ पर इसमें I का मतलब होता है नॉर्मल, जो होगा मोलर मास अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। मतलब हमारे पास नॉर्मल मोलर मास, वो तो नॉर्मल रहेगा, कभी चेंज नहीं होता है। ऑब्जर्व माने जिसको निकालते कैलकुलेशन बेस्ड, हमने इसको कैलकुलेट किया तो जो मोलर मास आएगा, जो मोलर मास कह सकते हैं कैलकुलेशन के बेस आता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व मोलर मास। इसका क्या निकालने यहाँ पर, दोनों का अनुपात, दोनों का जो रेशियो बना, उसको बोलते हैं वांट ऑफ
फैक्टर। अब देखिए जो भी हमारा चेंज आएगा वो चेंज किस में आएगा, ऑब्जर्व माना है, नॉर्मल के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। इससे क्या निकाल सकते हैं भाई, आपको लिखा होगा कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, तो होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर कह सकते हैं हमारे पास डिसोसिएशन होता है, टूटते हैं, वियोजन होता है, तो कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपके पास दिया है एसोसिएशन, दिया है वहाँ पर एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं संगुणन या आपस में जुड़ना। एसोसिएशन के लिए क्या होगा, आई लेस देन 1 होगा इसमें यहाँ पर। डिसोसिएशन के लिए क्या होगा इसमें यहाँ पर, आई ग्रेटर देन 1 होता है। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, उस केस के लिए कह सकते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल 1। तो आई इक्वल 1 कब होता है, जब यहाँ पर ना तो कह सकते हैं एसोसिएशन होगा, ना वहाँ पर कह सकते क्या होगा, डिसोसिएशन होता है, देन आई इक्वल टू 1। एक और चीज़ जो आपको बता दें इसमें भाई, इससे क्या निकालते हैं, हमारे पास जो होती है जैसे वियोजन की मात्रा होती है या संगुणन की मात्रा होती है। तो जितने हमारे पुराने फॉर्मूले हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में आई का मल्टीप्लाई कर दो भाई। हमने क्या पढ़ा था अभी, डेल्टा टीवी के बी इंटू एम पढ़ा था। अब वहाँ पर मान के चलिए क्या आ गया भाई, वियोजन आ गया या संगुणन आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टी वी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना होगा, आई के एफ इंटू एम। तो कहीं पर क्या होता है, संगुणन होता है, कहीं पर आपका वियोजन होता है। उस केस में आप राइट हैंड साइड में कह सकते हैं आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा आई होता है, इस आई को पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब इस तरीके से हमने जो है विलयन पढ़ा, आपके सारे फॉर्मूले पूरे कवर हो गए, और इनको आप रिवाइज करें, फॉर्मूले को लर्न करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें ये आपको सिखाएंगे इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स होती हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं, जिससे हमारे पास काफ़ी स्पीड बढ़ती है, हम न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, और हमारे पास एक्यूरेसी भी इस वहाँ पर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।